हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग एएलपी के टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपकी सहायता करेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस का आयनन विभव है। ऑप्शन ए है एक अवधि में अधिकतम, ऑप्शन बी है एक अवधि में न्यूनतम, ऑप्शन सी है एक अवधि में अधिकतम या न्यूनतम, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एक अवधि में अधिकतम। ठीक है। अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में रहती है। इन गैसों में आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन और रेडॉन शामिल है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन शामिल है। ये उत्कृष्ट गैसों के नाम से प्रसिद्ध है या जानी जाती है। समस्त अक्रिय गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी है केल्विन, या ऑप्शन नंबर डी है र्यूमर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। केल्विन का मान जो होता है, केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। प्रतीक के जो है यह तापमान मापने यानी केल्विन की एक इकाई है। केल्विन स्केल एक निरपेक्ष पैमाना है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि 0 केल्विन जो होता है वह पूर्णतः शून्य होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, डॉब्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ओजोन सांद्रता, ऑप्शन नंबर बी है उष्मीय चालकता, ऑप्शन नंबर सी है भूमि नमी, या ऑप्शन नंबर डी है विकिरण। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ओजोन सांद्रता। डॉब्सन इकाई से आपको ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार यह 2024 में मनाया जाएगा 16 सितंबर को। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांसीसी भौतिकविद चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुइसन ने की थी। 1985 में वायुमंडलीय अनुसंधान से पता चला कि ओजोन परत उद्योग द्वारा जारी रसायन मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से नष्ट हो रही है। ओजोन परत आपको समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है अवोगाद्रो परिकल्पना, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी है बर्नौली प्रमेय, या ऑप्शन नंबर डी है संवेग संरक्षण। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया तथा प्रतिक्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर यह आधारित है। तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकता है, गर्म वायु को पीछे की ओर रॉकेट फेंकता है, जिससे रॉकेट आगे की दिशा में अनुपात में उसको बल मिलता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को जो है रॉकेट आपको दर्शाता है और यह संवेग संरक्षण नियम पर या सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। इसलिए जो है आपको ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल या माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। चंद्रमा की सतह पर एक दूसरे से बात करते समय अंतरिक्ष यात्री रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6, कहता है ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है आयाम, ऑप्शन नंबर सी है वेग, या ऑप्शन नंबर डी है तरंग दैर्घ्य। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आयाम। ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है, प्रबलता, वह आयाम में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग के आयाम के कारण होने वाली आपको घटना है। ऐसा कहा जाता है कि यदि ध्वनि तरंग का आयाम पर्याप्त रूप से बड़ा होता है तो ध्वनि तेज होती है। ध्वनि की यही प्रबलता पूरे डेसिबल में प्रदर्शित होती है, जो कंपन के वेग यानी आयाम डीबी के साथ डेसिबल के साथ अनुपातिक होती है। 40 से
60 डेसिबल तक की आवाज़ इंसानी कानों के लिए मधुर होती है, यानी इंसान को जो सुनने की सबसे अच्छा होता है वह 40 से 60 डेसिबल तक के आवाज़ को इंसान सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वे प्रकाश अविच्छेदन रोकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वे संपूर्ण प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। उजला वस्त्र जो होता है, काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं जबकि काले वस्त्र प्रकाश ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इस कारण से श्वेत वस्त्र शीतल तथा काले वस्त्र गर्म होते हैं, जबकि सफ़ेद रंग प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या करता है, परिवर्तित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी का अवशोषण कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विकिरण, ऑप्शन नंबर बी है संवहन, ऑप्शन नंबर सी है चालन, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए विकिरण। विकिरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। वायुमंडल जो गर्म होता है सूर्य के द्वारा वह भी विकिरण के द्वारा ही होता है। और जो है आपको विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गर्मी को स्थानांतरित करता है या किसी भी प्रकार की सामग्री को गर्म कर सकता है। इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको पूछेगा किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9। कहता है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है गैलेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है सेक्सटेंट, या ऑप्शन नंबर डी है सोनार। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है आपको साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण के रूप में हम सोनार का उपयोग करते हैं। पानी के नीचे के वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार यानी साउंड नेविगेशन और रेंजिंग एक संक्षिप्त नाम है इसका, सोनार का फुल फॉर्म, इसका उपयोग किया जाता है। सोनार जो है प्रतिध्वनि यानी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। सोनार का उपयोग अक्सर पानी में लक्ष्य वस्तु की ध्वनिक स्थिति और प्रतिध्वनि विशेषताओं को माप के रूप में किया जाता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रहती है तो सोनार जो ये तरंग भेजता है ये वस्तु से टकराकर फिर आपको ये जहाज को भेजता है। इसलिए जो है महासागर में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं जो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 10। कहता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी है कोपरनिकस, या ऑप्शन नंबर डी है आइंस्टीन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, यही थे आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था। स्पष्टीकरण आइजैक न्यूटन के अनुसार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जिसका परिणाम उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी एफ समानुपाती हम कह सकते हैं m1 × m2/r²। और अप्रत्यक्ष रूप से उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी एफ समानुपाती 1/r²। यह आइजैक न्यूटन ने कहा था। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।